बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज का 19 एक्सरसाइज का रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी तमाम एक्सरसाइज 19.1 और 19.2 में कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके 10 एमसीक्यूज दिए हैं, हम 10 के 10 यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे सारे एमसीक्यूज के बारे में। और एमसीक्यूज के बारे में बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास, इनको हरगिज मिस नहीं किया करें। आपको पता है एक एमसीक्यूज का 1 मार्क्स होता है एग्जाम में, और एग्जाम के लिहाज से तो 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो कोशिश क्या करें, एमसीक्यूज की जो मैं वीडियोस आप लोगों को करवा रही होती हूँ रिव्यू, उसको जरूर देखा करें, कभी भी उसको स्किप नहीं किया करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19 का रिव्यू। जी क्लास देखिए, एक्सरसाइज 19 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन के बारे में बताना है। तो क्लास यहाँ पर जो मैं आपको ऑप्शन दूंगी वो वही ऑप्शन होगा जो कि राइट ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन मेंशन नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ मैं राइट ऑप्शन को मेंशन कर रही हूँ। तो पहला एमसीक्यूज हम देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं, इफ m denotes the number of rows and n denotes the number of column such that m is equals to n, then matrix is called। अच्छा, अब ये चीज आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था मैट्रिसेस का स्टार्ट में, तो सारे मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में बताया था, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में भी बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पर अगर m जो है वो नंबर ऑफ रॉस को शो करता है, जबकि n जो है ये नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल से क्या मुराद है कि यानी रॉस जो है वो किसके इक्वल है, कॉलम के। किसी भी मैट्रिक्स के रॉस अगर कॉलम के इक्वल हो जाते हैं तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी पे राइट लगा लीजिएगा। इसके अलावा पार्ट 2 पर आ जाते हैं। तो देखिए पार्ट 2 में कह रहे हैं कि इफ ए मैट्रिक्स ये है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, आयोटा, दैट इज कॉल्ड द आयोटा। आयोटा के बारे में पूरा एक कंप्लीट रिव्यू आपको दे चुकी हूँ, पूरा कंप्लीट इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी जा चुकी है चैप्टर 1 में। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखिएगा, उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें मैंने कंप्लीटली बताया है कि आयोटा जो है वो क्या होता है बेसिकली और कब यूज होता है, और आयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ और हमसे कहा जा रहा है देन ए स्क्वायर इज, अच्छा इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी कैसे राइट आंसर है वो अभी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्लास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर। ये क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए स्क्वायर का मतलब है यानी मुझे ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाना है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना है तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया, तो पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखूं, आयोटा 0 0 आयोटा, और अगेन फिर दोबारा ए मैट्रिक्स लिखूं, क्योंकि मुझे ए को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, ए से ही करवाना है। तो मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा से कॉपी कर देती हूँ। जी ये देख सकते हैं। अब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमें सबसे पहले इसका रूल देखना होता है मल्टीप्लिकेशन का, क्या वो रूल पे ये पूरे उतर रहे हैं, क्या रूल इसको फॉलो, क्या ये फॉलो कर रहे हैं रूल को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर आपस में इक्वल है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए इस मैट्रिक्स में टोटल 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर 2 रोज हैं, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, उसके बाद फिर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 0, ठीक है। अब ये वाली रो देखिए इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब सेम यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो हम सेकंड कॉलम की तरफ आ जाते हैं। आयोटा मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है,
जीरो हो जाता है। फिर जीरो मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, ये बात आपको पता है, मल्टीप्लाई में हम हमेशा सेंटर में प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं हम सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो में देखिएगा जीरो मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर प्लस का साइन आएगा। उसके बाद आयोटा जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है वो टर्म क्या होती जा रही है, जीरो होती जा रही है। फिर अब यही वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना, पहले ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, ये देखा आपने। अब सेम रो को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं सेकंड कॉलम से, तो जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो से, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, बीच में आएगा प्लस का साइन। जब आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, आयोटा स्क्वायर। जी तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर में अगर मैं जीरो को प्लस करती हूँ तो जीरो तो आपको पता है किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा मेरा, आयोटा स्क्वायर ही रहेगा। और जीरो में जीरो प्लस होगा तो वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी जीरो में जीरो प्लस होगा तो जीरो हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर में जीरो प्लस होगा तो आयोटा स्क्वायर ही रहेगा। ओके, अब आयोटा स्क्वायर आपको मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, माइनस वन के। तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह पे सब जगह क्या रख दूंगी, माइनस वन रख दूंगी, ये आ जाएगा माइनस वन, जीरो, जीरो, माइनस वन, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ भी माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन है। अगर मैं इससे इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो माइनस अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा ये देखें, बाहर मैंने माइनस निकाल लिया, ठीक है, माइनस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर ये सिर्फ क्या रह जाएंगे, वन रह जाएंगे। माइनस साइन बाहर आ चुका है, हमने कॉमन ले लिया, अब ये वन रह गया। अब ये मैट्रिक्स याद कीजिए कि किसके इक्वल था, जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको याद हो, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या फिर हम उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारे डायगोनल होते हैं वो वन के इक्वल होते हैं, ठीक है ना, किसके इक्वल होते हैं, वन के इक्वल होते हैं। और हमारे बाकी जो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब जीरो होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो फिर हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि और इसको हमेशा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से करते हैं, ठीक है ना, यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और बाहर चूंकि माइनस लगा हुआ है तो हम इसके साथ भी माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम टू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने ए को ए से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी हम इसको टू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इससे पता चलता है कि ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के बाद आया है हमारा आंसर। तो क्लास ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जब हम ए को ए से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये इसके इक्वल आ जाता है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि माइनस बार लगा हुआ था, तो मैं अच्छा अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्लास, जी क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो मैं इस पूरे की जगह पे, इस मैट्रिक्स के पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, आई लिख सकती हूँ, ठीक है ना,
आई जो है वो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स शो कर रहा है वो यूनिट मैट्रिक्स को शो कर रहा है, और बाहर इसके लगा हुआ है माइनस साइन, तो हम यहाँ भी माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर छोटा सा 2 लगा देती हूँ। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 कि ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के बाद हमें मिला है यूनिट मैट्रिक्स। तो लिहाजा इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। तो क्लास अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये तो क्लास आ गए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखिएगा, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस वो मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम इक्वल हो, सच दैट अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, टी फॉर ट्रांसपोज, अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए नेगेटिव ए के, माइनस ए के, देन ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ये बात आपको ड्यूरिंग लेक्चर भी मैंने बताई थी कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो अगर उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, यानी उसके जितने भी एलिमेंट है उनके साथ माइनस साइन लग जाता है या उनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस के होते हैं वो प्लस हो जाते हैं या प्लस के होते हैं माइनस हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स सेम ही रहता है, यानी ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद भी रहेगा तो वो ए ही, लेकिन उसके साइन चेंज हो जाएंगे एलिमेंट के ना। एलिमेंट के अगर साइन चेंज हो जाए बाकी एलिमेंट वही रहे तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जबकि अगर उसके साइन भी चेंज ना हो और एलिमेंट भी चेंज ना हो, सेम वही का वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, यानी अगर हम ट्रांसपोज ए का ले भी लें तब भी ए ही दोबारा आ जाए, ऐसी सूरत में वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो गया है, यानी कि माइनस का हो गया है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और वैसे मैंने इसका पूरा लेक्चर भी दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मेरी लास्ट वीडियोस को खोल के देखें, उसमें मैंने पूरा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में बताया है। अच्छा आप जरा देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पर 3 तरह के मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक ए बी एंड सी, और उनके ऑर्डर जो है वो सेम है, यानी तरतीब से लिखे हुए हैं। पहले ए लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है और फिर सी लिखा हुआ है, एक ही ऑर्डर में है, ठीक है ना, सेम ऑर्डर। देन अगर हम इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इनका ट्रांसपोज लें तो ये किसके इक्वल होगा। तो ऐसी सूरत में जब हम ये सेम ऑर्डर हो और उनका ट्रांसपोज हम लें तो आप उन मैट्रिक्स का उल्टा कर दें, यानी कि सी जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ए जो सबसे पहले आ रहा है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, और सबके ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। देखिए सी के ऊपर भी ट्रांसपोज आ गया, बी के ऊपर भी ट्रांसपोज आ गया और ए के ऊपर भी आ गया। जब हम इस ट्रांसपोज को अंदर हर एक पर बारी बारी अप्लाई करेंगे तो फिर ये तमाम के तमाम उलट हो जाएंगे, यानी सी पहले आ जाएगा, फिर बी आएगा और फिर ए जो पहले था वो सबसे लास्ट में चले जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है जी। अब आ जाते हैं 5 की तरफ। तो देखिएगा, इफ ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है आयोटा माइनस आयोटा 0 0, बाकी जो है वो 0 है, जबकि डायगोनल पे हमें आयोटा और माइनस आयोटा दिए हुए, यहाँ भी सेम कुछ इस तरह से है। भी का हमें दिया हुआ है और इसी तरह से हमें सी का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए हुए कि अगर ए स्क्वायर हम लें तो वो आता है माइनस यूनिट मैट्रिक्स के, ठीक है। इसी तरह से अगर बी स्क्वायर हम लें सेकंड ऑप्शन तो वो भी माइनस यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा, और इसी तरह से अगर हम सी का स्क्वायर लें तो वो भी माइनस यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। तो क्या हम बार बार हर मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपके सामने सिर्फ एक को सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी सब भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो आप एक सीख लीजिए, बाकी का अंदाजा आपको खुद ही हो जाएगा, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऑप्शन डी पे टिक क्यों लगाया, ठीक है। तो ले लेते हैं, सबसे पहले हम ए का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर ए का स्क्वायर लेने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को मैं इसी मैट्रिक्स से सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है।
जी तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर हमने जो है मल्टीप्लाई सेम इसी मैट्रिक्स से करना है, तो मैं दोबारा इसको कॉपी कर देती हूँ। आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। जी तो मल्टीप्लाई तो इजीली हो जाएंगे, चूंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की एग्जैक्टली रोज के इक्वल है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रो सेकंड कॉलम से, सेम इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से। तो करते हैं मल्टीप्लाई। आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, फिर 0 मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह से फिर देखिए अब ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई रो, अब ये सेम रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है कि 0 हो जाएगा। फिर 0 आयोटा से या माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ भी 0 कर देंगे। सेम इसी तरह से जब 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, और आयोटा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तब भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा अब यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, और आयोटा जब माइनस माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जब आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने आयोटा स्क्वायर कर दिया। जी क्लास अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर में अगर मैं 0 प्लस करूं तो क्या आयोटा पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, आयोटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर ही रहेगा, 0 प्लस होने के बाद भी यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर सकती हूँ, -1। देखिए यहाँ भी मैंने -1 पुट किया, यहाँ भी मैंने -1 पुट किया। जी उसके बाद अब ये जो है तकरीबन यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है, लेकिन अंदर अगर हम माइनस साइन हटा दें और माइनस साइन को बाहर ले आए, सिर्फ 1 रहने दें, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो -1 के इक्वल नहीं होता बल्कि 1 के इक्वल होता है, यानी कि डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ हमें 1 नजर आने चाहिए। तो यहाँ पर हम इनको कर देते हैं, माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर मेरा रह जाएगा 1 0 0 1। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है माइनस बाहर आ चुका है, और ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आया है ये किसके इक्वल है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये माइनस साइन है, और इस मैट्रिक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, आई, क्या लिख सकती हूँ, आई। ठीक है जी, तो क्लास अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं सबको इसी तरीके से b को b से मल्टीप्लाई करूंगी या c को c से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी मेरा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, यही आ जाएगा मेरा आंसर, और इसी तरीके से सब जो है सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और जाहिर है कि जब वो दिया हुआ है कि b जो है a स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो -i के इक्वल है, इसी तरह बी स्क्वायर लेते हैं तो वो भी -i के इक्वल होगा, सी स्क्वायर लेते हैं तो वो भी -i के इक्वल होगा। सबकी सब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, सबका सभी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो मैंने आपको एक करके दिखा दिया है, बाकी भी सेम इसी तरीके से होंगे। ठीक है, इसका मतलब सारे ही जब सेटिस्फाई करेंगे तो फिर हम यहाँ पर ऑप्शन डी को करेक्ट लगाएंगे कि ऑल ऑफ देम, जितने भी हैं वो सबके सब सही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास ये समझ आ गया होगा आपको। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं पार्ट 6 की तरफ। देखिएगा पार्ट 6 में कह रहे हैं फॉर टू मैट्रिक्स ए एंड बी, हमारे पास दो तरह के मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। इफ ए मैट्रिक्स इक्वल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस सॉरी साइन थीटा। ठीक है, जबकि बी मैट्रिक्स इसके इक्वल है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा।
देन अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए राइट है। अब ऑप्शन ए कैसे राइट है आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम, मैट्रिक्स ए एंड बी। तो फर्स्ट भी कॉपी मैट्रिक्स ए हमें क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करवाना है, बी मैट्रिक्स से। तो बी मैट्रिक्स हमारा ये गिवन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। जी, अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और मल्टीप्लाई करवाने से पहले चेक कर लीजिए इसका रूल कि मल्टीप्लाई पे वो रूल पूरा उतर रहा है। तो वो रूल क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की एग्जैक्टली रोज के इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो देख लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 1 2, ठीक है ना, 2 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज है। इसका मतलब मल्टीप्लाई तो यहाँ हो सकती है। अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स के पहले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद बारी आएगी सेकंड रो की, इसी तरह वो भी बारी बारी 1 बाय 1 दोनों कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो हम पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं फर्स्ट कॉलम से। तो देखिए साइन मल्टीप्लाई होगा साइन से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। इसी तरह से माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और कॉस थीटा जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सेम यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस से, कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। जब साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ कॉस से तो ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। इसी तरह बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। अब ये देखिए प्लस माइनस, यहां जब हम सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जब साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। प्लस आप पहले कॉस थीटा बाद में साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो लिहाजा चूंकि मैंने पहले साइन थीटा कॉस थीटा लिखा था तो बाद में भी साइन थीटा कॉस थीटा ही लिखा ताकि सेम लगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अब हम आ जाते हैं सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो में देखिएगा कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बीच में आएगा अच्छा प्लस का साइन आएगा, लेकिन अगर हम सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जाहिर है इस प्लस को ये माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। और जब साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। सेम यही रो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस थीटा कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, और साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो क्लास आपको पता है मैथ्स में शायद अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये चीज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा एक डिटेल से बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अभी फिलहाल बस आप इतना याद रख लीजिए कि जहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए वहां पर आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि
ये जो है इसका सम जो है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा और देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यहाँ पर 0 आ गया। इसी तरह से ये देखें, ये माइनस साइन थीटा प्लस है, ये माइनस है, ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया। और ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप प्लस में वैल्यू आगे पीछे लिख सकते हैं, आप पहले इसको लिख दे बाद में इससे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहते तो वो प्लस ही है, होना तो उन्होंने प्लस ही है, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो मैं इसकी प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, 1। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। इस वजह से मैंने इसको ऑप्शन ए पे टिक लगाया। देख सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर भी यही आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 7 की तरफ। देखिएगा पार्ट 7 में क्या कह रहे हैं, इफ मैट्रिक्स ये हमें गिवन है जिसमें बाहर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर x भी लिखा हुआ है, x3 4 प्लस 3, उसके बाद फिर मैट्रिक्स के अंदर -1 y 0 है, इस तरीके से ये हमें दिए हैं। और हमसे कहा जा रहा है कि देन द वैल्यूज ऑफ x y एंड z, x y और z की वैल्यूज जो है वो हमारी क्या आएंगी, तो वो वहां पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है यहाँ पर। अब ऑप्शन सी कैसे सही है आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिएगा क्लास, हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो इस 2 को जब मैं अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगी, देखिए जब भी कभी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि वो नंबर मैट्रिक्स के अंदर तमाम जितने भी एलिमेंट है उनसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 2 भी तमाम एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ x से। जी, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा। इसी तरह से 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 को। सेम इसी तरह से यहाँ मैं 3 को भी मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो देखिएगा जब 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -3 आ गया। फिर 3 y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3y। इसी तरह से 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां भी सेम हम 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करवा देते हैं। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 जा 0 हो जाएगा, 4 को 4 से किया तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4z। यानी मैंने बाहर जो नंबर लिखे हुए थे उनको मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये वाले जो मैट्रिक्स है दोनों, इनके बीच में क्या साइन लिखा हुआ है, प्लस का। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर लेते हैं। और प्लस आपको पता है कैसे होता है, आपस में जो आमने सामने क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू लिखी होती है वही आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बिल्कुल सेम उसी के क्रॉसपॉन्ड जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। तो देखें 2x के सामने क्या लिखा हुआ है, -3, तो ये क्या हो जाएगा 2x और प्लस माइनस। अब ये प्लस साइन इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये वेरिएबल है और ये खाली नंबर है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो कभी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इस तरह से साथ लिखे जा सकते हैं लेकिन हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल से वेरिएबल ही हमेशा ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह नंबर से नंबर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, कभी भी नंबर और वेरिएबल आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, अब देखिएगा 6 है, तो यहां पर देखिए आगे लिखा हुआ है 6 प्लस 3y हो जाएगा ये। इसी तरह यहां देखें 8 प्लस 0 हो जाएगा। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। यहां क्या लिखा हुआ है आगे, 0 16 4z।
जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम इनको ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल का। तो जो भी आपस में क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू हमारे आमने सामने लिखी हुई है उनको आपस में हम इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि ठीक है, यानी ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ये 0 के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ये आपस में क्या है, इनको हम इक्वल कर देते हैं क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो आपस में आमने सामने की जो वैल्यू है, जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है, वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम इक्वल कर लेते हैं, यानी कि 2x किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी 2x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 0 के। इसी तरह से 6 प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 16 के। मैं यहां पर कर रही हूं 6 प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 16 के। फिर इसी तरह से 8 प्लस 0 या 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8 ही रहेगा, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 8 किसके इक्वल होगा, 4z के। ये देखिए इस तरीके से मैंने तमाम वैल्यूज को आपस में इक्वेट कर लिया है। अब यहां से मैं फाइंड करूंगी x, y और z की वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, अगर मैं इसको राइट पे शिफ्ट करूं तो ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये प्लस हो गया। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ तो यहाँ पर 2x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3/2। इसी तरह से यहां से मैं y की वैल्यू ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 6 प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। सिक्सटीन में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग मेरा होगा 10, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब मैं यहां से z की वैल्यू ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर z अब राइट साइड पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अगर z के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है 4 लिखी हुई है, 4 यहाँ z से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ तो 8 से डिवाइड हो जाएगा 4, यहाँ पर z सिंगल रह गया। अब यहाँ पर मैं कैंसिल कर देती हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो बेहतर है कि z को मैं लेफ्ट पे लिख दूं और 2 को राइट पे लिख दूं। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। नॉर्मली जिसकी वैल्यू फाइंड की जाती है जिस वेरिएबल की, वो नॉर्मली हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए मैं z को लिख देती हूँ लेफ्ट साइड पे, और इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है 2। अपॉन में 1 हम नहीं लिखते, की बात पता है आपको। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर तीनों की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी। x इक्वल आ रहा है 3/2 के, y इक्वल आ रहा है 10/3 के, z इक्वल है 2 के। अच्छा तो क्लास यहाँ पर देखिए उन्होंने बकायदा x y z करके नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको नहीं समझ जाइए। अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से देखें, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से दिया हुआ है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले x आता है, फिर y आता है और फिर z आता है। तो यकीनन ये जो वैल्यू पहले जो रिप्रेजेंट कर रही है ये x को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड वैल्यू y को, जबकि थर्ड वैल्यू z को। तो देख लीजिए सेम यही आंसर आ रहे हैं। x इक्वल आ रहा है 3/2 के, y इक्वल आ रहा है 10/3 के, जबकि z इक्वल है 2 के। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी को टिक लगा दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी तो क्लास आ गए पार्ट 8 की तरफ। देखिएगा पार्ट 8, फॉर मैट्रिक्स ए, अगर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और अगर हम उसका इनवर्स लें, ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, इनवर्स। अगर हम ए का इनवर्स लें और फिर उसको दोबारा इनवर्स ले लें, यानी डबल इनवर्स ले लें, पहले एक इनवर्स लें फिर उसी का और इनवर्स ले लें, तो वो किसके इक्वल होगा। याद रखिएगा जब एक मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स ले लिया जाए, यानी एक बार इनवर्स लें और फिर दोबारा उसका इनवर्स ले लें, तो वो हमेशा उसी सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, यानी कि दोबारा से ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। और इनवर्स लेना आपको आता है तो इसलिए यहाँ पर मैं बताना नहीं चाहूंगी, आपको ऑलरेडी बहुत सिखा चुकी हूँ इनवर्स। तो इनवर्स आप लेकर चेक कर लीजिएगा किसी भी ए मैट्रिक्स का, और फिर दोबारा उसका इनवर्स लेंगे तो वो दोबारा से ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास अब आ जाते हैं 9 की तरफ। पार्ट 9 में कह रहे हैं कि फाइंड एक्स इफ, ये हमें देखिए यहाँ पर अब ये मैट्रिक्स नहीं है, ये हमें क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बार की शक्ल में दिया हुआ है, यानी मॉड दिए हुए यहाँ पर।
तो जब इस तरह से मॉड गिवन हो तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और हमें x की वैल्यू लेकर आनी है। अच्छा, जब हम x की वैल्यू लेकर आएंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। अब ये ऑप्शन ए कैसे राइट होगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए, इसका डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूला आपको मैं बता चुकी हूँ क्या होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला, दोबारा बता देती हूँ। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए मैट्रिक्स लेती हूँ, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी तो ये किस तरह होगा, ए बी सी डी, ठीक है। और यहां पर हम करते ही हैं कि इस डायगोनल को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले ये मल्टीप्लाई होगा और फिर ये मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा, फर्स्ट हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको। ये देख लीजिए, ए मल्टीप्लाई पहले डी से होगा, ए डी हो जाएगा, और बीच में हमेशा ऑलवेज माइनस साइन आएगा, ये बात याद रखिएगा। ये आपको एक्सरसाइज में भी बता चुकी हूँ, यहाँ भी बता रही हूँ एमसीक्यूज में। तो इस बात को आपने अपने जहन में बिल्कुल बिठा लेना है कि सेंटर में हमेशा माइनस का साइन आएगा और बी मल्टीप्लाई होगा सी से, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का 2/2 ऑर्डर में। 2/2 का ऑर्डर जब भी हमें दिया जाए और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने को कहा जाए तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्लास देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम पहले 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह a को d से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी पहले 5x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5x, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, और फिर 1 मल्टीप्लाई 2 से होगा, जैसे b मल्टीप्लाई c से हुआ, तो यहाँ 1 को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, तो 2 1 था 2, या 1 को 2 से करेंगे तब भी 2 ही आएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही लिख देती हूँ। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। जी, तो क्लास चूंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं तमाम जितनी भी x है उनको लेफ्ट पे ले आती हूँ और उनके साथ जो नंबर लिखे हैं मैं उनको राइट पे ले जाती हूँ, राइट पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये x यहाँ पर प्लस से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, जबकि ये 2 यहाँ माइनस है, अगर मैं इसको उधर राइट पे शिफ्ट करती हूँ तो ये वहां जाने के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5x में से जब मैं 1 को माइनस करूंगी, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है, 1 है, तो ये प्लस है ये माइनस है। 5 में से मुझे 1 को माइनस करना है, तो यहाँ क्या बचेगा, 4x रिमेनिंग होगा, और 4 में अगर मैं 2 को प्लस करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ जाने के बाद ये हो जाएगा डिवाइड। तो देखिए आप दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 4 भी और 6 भी, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 3/2। देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 3/2 आ रही है, तो इस लिहाज से यहाँ पर मैंने ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर दिया है 3/2। आपको सॉल्व करके निकाल के भी दिखा दिया और ऑप्शन भी बता दिया कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ। ये तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज हमारे कंटिन्यू है, रिव्यू चल रहा है एक्सरसाइज 19 का, इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए, पार्ट नंबर 10। जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ द मैट्रिक्स, अब ये जो हमारे यहाँ पर जो साइन किया हुआ है इसको हम कहते हैं लैम्डा, ये क्या कहलाता है, लैम्डा। लैम्डा -3, और ये पूरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आगे कह रहे हैं कि इफ इज इनवर्टेबल देन लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल होगी। याद रखिएगा, इक्वल नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, नॉट इक्वल दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू -17। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन बी कैसे राइट होगा आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। क्लास देखिए, यहाँ पर बात हो रही है इन्वर्टेबल की। इन्वर्टेबल का मतलब है कि इसका इन्वर्स लिया जा सकता है। देखिए, जब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया जा सकता है तो इसका मतलब उसका ए डिटर्मिनेंट जो भी होता है उसका डिटर्मिनेंट वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर तो वही बात खत्म हो जाती है ना, आगे हम इन्वर्स लेते ही नहीं। ये बात तो मैंने आपको इन्वर्स लेते हुए पहले ही बता दी थी कि हम सबसे पहले हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर वो नॉट पॉसिबल होता है, यानी कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये खुद कह रहे हैं कि ये इन्वर्टेबल है, यानी इनवर्स इसका आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो यकीनन 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल होता तो फिर इनवर्स कैसे ले सकते थे, फिर तो ले ही नहीं सकते थे इनवर्स, ठीक है ना। इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। हम वही कंडीशन बना लेते हैं और उसके मुताबिक फिर हम डेल्टा की
वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, या इसको आप कह सकते हैं कि मॉड की फॉर्म में लिखेंगे हम। इस तरीके से मॉड की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए हमने इसको मॉड की फॉर्म में लिखा, और हम कंडीशन बना लेंगे क्योंकि ये मॉड जो है ये इन्वर्टेबल है डिटर्मिनेंट, तो ये जरूरी है कि ये हम नॉट इक्वल टू जीरो हो, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसका जो मॉड होगा वो यकीनन जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब यहां पर हमने करना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और देख लीजिए यहाँ पर 3/3 का ऑर्डर है, और 3/3 के ऑर्डर से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है क्लास, ये मैंने आपको सिखाया था क्लास में कि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं 3/3 के ऑर्डर में। तो अगर मैं यहाँ पर रॉ वाइज इसको एक्सपेंड करती हूँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लैम्डा, और फिर बनाएंगे यहाँ पर मॉड का साइन, और लैम्डा जिस कॉलम और जिस रॉ से बिलोंग करता है उसको हम लीव कर देंगे। तो देखें यहाँ पर लैम्डा जो है इस कॉलम से और इस रॉ से बिलोंग करता है। तो अगर मैं ये वाली रॉ को हटा दूं, रिमूव कर दूं, और ये वाला कॉलम हटा दूं, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, 0 3 1 2। ये हम इसके अंदर लिख लेंगे 0 3 1 एंड 2। उसके बाद आपको पता है जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं तो हम ऑल्टरनेटिव साइन देते हैं। अगर हमने पहले प्लस साइन लिया है तो बाद में हम माइनस साइन लेंगे, और बाद में चूंकि हम रो वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं ये रो, तो बाद में आ जाएगा ये इसका दूसरा एलिमेंट यानी कि 3 -3। अब देखें ये साइन जो है ये तो फॉर्मूले का चल रहा है, जो डिटर्मिनेंट ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं वो है ये प्लस है फिर माइनस है, और ये मेरे पास एलिमेंट में भी साथ माइनस लगा हुआ है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगी। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा। आगे हम बनाएंगे मॉड का साइन। अब देखिएगा ये -3 जो है जिस कॉलम से और जिस रो से बिलोंग करता है हम वो डिलीट कर देंगे या वो रिमूव कर देंगे अपने माइंड में। देखिए -3 यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड ये कॉलम है और इससे रिलेटेड ये रो है, तो इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे। बाकी एलिमेंट कौन से बचेंगे मेरे पास, -3 -1 1 एंड 2। ये हम लिख लेंगे इसके अंदर -3 -1 1 एंड 2। ठीक है क्लास, इसी तरीके से फिर हम आगे आ जाते हैं। अब हमने पहले प्लस लिया माइनस लिया, अब हम लेंगे प्लस का साइन, और लास्ट वाला हम एलिमेंट हम लिखेंगे 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हम लगाएंगे मॉड का साइन। तो देखिए 4 जिस कॉलम और जिस रो से बिलोंग करता है उसे हम रिमूव कर देंगे। देखिए 4 रिलेटेड है इस कॉलम से, तो ये कॉलम हटा दिया हमने, और 4 रिलेटेड है इस रो से, तो ये रो हमने अपने माइंड में रिमूव कर दी। ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, बाकी एलिमेंट कौन से बचे, -3 -1 0 3, -3 -1 0 3। ठीक है, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिएगा अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर 2/2 का ऑर्डर आ चुका है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2/2 के ऑर्डर से। अभी मैंने आपको लास्ट डिटर्मिनेंट भी फाइंड करके दिखाया था 2/2 के ऑर्डर से। उसमें हम ये करते हैं कि पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में लाजमी माइनस का साइन आता है, तो कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 2 जा 0 हो जाएगा। इसी तरह से 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, और बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, सॉरी इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा। उसके बाद देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और साथ में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। उसके बाद देखिए 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में आएगा माइनस साइन, और जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 का 1 और साथ में माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से। फिर यहाँ देखिएगा +4 है, और अंदर ब्रैकेट में देखिए पहले ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 3 होगा, तो 3 3 जा 9, और साथ में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया।
0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में हमेशा माइनस साइन आता है, ये बात पता है आपको। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो गया, 0। अब देखिए यहाँ पर आगे किस तरीके से सॉल्व करना है। जाहिर है कि 0 में हम कोई भी नंबर प्लस करें या माइनस करें तो उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकती हूँ -3। इसी तरह से यहाँ देखिएगा आगे ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ देखें ये -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। यहाँ देखिएगा ये +4 है और -9 में अगर मैं 0 माइनस करती हूँ तो 9 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है, 0 किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो ब्रैकेट के अंदर हम -9 ही लिख देंगे। आगे देखिएगा ये -3 है, यहाँ देखिएगा ये -6 है और अंदर +1 है, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है। तो 6 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा और क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है तो 5 के साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 9 36। जी यहाँ पर 3 को जब मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगी, जी 3 को जब मैं लैम्डा, अच्छा ये आगे कंडीशन चल रही है क्लास, ये यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लगाना शायद भूल गई थी, आप लगा लीजिएगा, नॉट इक्वल टू 0, ये हर जगह आपने लगाना है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी हमने यही लिखना है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हर जगह नॉट इक्वल टू 0 लाजमी लगाइएगा। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 5 हो जाएगा 15। इसी तरह से यहाँ देखिएगा -36 है और नॉट इक्वल टू आगे लिखा हुआ है 0। जी तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर मुझे करना क्या है, ये दोनों के साथ साइन देखें सेम है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इसका मतलब दोनों में क्या होगी, एडिशन होगी, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं और -3 लैम्डा हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर भी साइन माइनस का ही रहेगा। आपको पता है ये बात कि जब दोनों के साथ सेम साइन होता है तो हम प्लस ही करते हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस ही रहेगा। तो 36 में जब मैं 15 को प्लस करूंगी तो देख लेते हैं क्या आएगा मेरा। जी 5 + 6 हो जाएगा मेरा 11, 3 + 1 4 और +1 5, ये हो जाएगा 51। ठीक है, 51 हो जाएगा, तो लेकिन साइन मेरा माइनस का ही रहेगा। अब चूंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, लैम्डा की फाइंड करनी है ना, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी, उधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ क्लास। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 3 लैम्डा रह गया और जब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद 51 हो गया। ये नॉट इक्वल है क्लास, ठीक है, नॉट इक्वल का याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद अब क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व कर रही हूं मैं, यहाँ मेरे पास लैम्डा रह गया, बीच में है नॉट इक्वल टू। ठीक है, और 51 को मैं डिवाइड कर रही हूँ -3 से, ये 3 इधर -3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आने के बाद -3 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो देखें 3 के टेबल में 51 आता है, बिल्कुल आता है, 3 1 3। अब 5 तो नहीं आएगा 3 के टेबल में, तो 5 से कम क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 1 3 हो जाएगा। 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 हम शिफ्ट करेंगे इसको 1 को, ये देखें इस तरीके से 1 के पास 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 21 हो गया। 3 7 21, क्या हो गया, 3 7 21। अब देखें यहाँ पर लैम्डा की मेरी क्या वैल्यू आ गई, अगर आप गौर करें तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू, आगे आ रहा है 17 और साथ में देखिए माइनस साइन भी लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अपॉन में 1 हम लिखते नहीं, तो माइनस साइन तो रिमूव नहीं होना, माइनस साइन अपनी जगह पर है,
तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -17। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर है, -17। अब आपको पता चल गया कि हमने ऑप्शन बी को क्यों राइट कहा, आपके सामने पूरा सॉल्व करके भी मैंने दिखा दिया है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लैम्डा की वैल्यू आई है, और सारे एमसीक्यूज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो क्लास मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने एक न्यू चैप्टर के साथ। बस जाने से पहले एक ही बात की क्लास, अगर आपको मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं और मेरी वीडियो से वाकई आपको कुछ सीखने को, लर्न करने को मिल रहा है, और आप समझते हैं कि मेरी वीडियोस थोड़ी डिफरेंट है, हटकर हैं, समझाने का स्टाइल डिफरेंट है, आउटस्टैंडिंग है, तो फिर क्लास आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा अपने कमेंट, अपने फीडबैक जरूर दिया करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है ना, कहाँ तक समझ में आ रही हैं, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जरूर वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है, क्योंकि नॉलेज फैलाने से क्या होता है, सदका जारिया भी है और सवाब का काम भी है, तो जरूर फैलाया करें नॉलेज को। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।